जी के लिखी हुई हैं। नागा अर्जुन जी वास्तव में अपने जीवन का ज्यादातर समय था जो घर से बाहर ही बिताते थे, घर से बाहर अपना समय बिताते थे। नागार्जुन जी के अपने प्रथम बच्चे के जन्म के समय उन्होंने जब पहली बार अपने बच्चे को देखा तो उनके मन में क्या भाव थे, उन भावों का सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है। ये आप तभी समझ पाओगे या आपके पिताजी समझे होंगे, या जैसे मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो पहली बार मैंने उसको देखा तो मेरे मन में क्या फीलिंग थी, क्या भावना थी, वो मैं ही समझ सकता हूं। ठीक है, तो यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान लिखा हुआ है। जब छोटा बच्चा जब हंसता है तब इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है, उसका सुंदर यहां पर वर्णन किया गया है। लेखक नागार्जुन यात्री नाम से प्रसिद्ध है। अपने जीवन में ज्यादातर वो समय अपनी यात्राओं में, भ्रमण में गुजारते थे, या फिर अपने काव्य क्रम में वो अपने जीवन को बिताते थे। ये कविता पहली बार जब उन्होंने अपने बच्चे को देखी और उसके मुख पर मुस्कान देखी तब उन्होंने ये कविता लिखी। क्या लिखी देखो, क्या सुंदर, और क्या एक पिता का एक पुत्र के प्रति क्या वात्सल्य होता है। बेटी तो एक पिता का हृदय होती है, लेकिन एक पुत्र के प्रति क्या वात्सल्य होता है। पिता को लगता है कि ये मेरा नाम आगे बढ़कर रोशन करेगा, तो उस पर लिखी गई ये कविता है। कवि क्या कहता है देखो, कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, ठीक है, मृतक में भी डाल दे जान। आ हा, क्या कहा है देखो, कि छोटा बच्चा जब हंसता है, कवि ने जब पहली बार अपने बेटे को देखा और बेटा मुस्कुराया देखकर किनको, हाँ, तब कवि नागार्जुन के मन में ये भाव आया कि तुम्हारी ये मुस्कान इतनी अनमोल है, कि इतनी सुंदर है, इतनी संजीव है, इतनी जीवित है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति भी तुम्हें देख ले इस मुस्कान को तो वो भी जीवित हो जाए, उसके हृदय में भी प्राणों का संचार हो जाए, उसके मन में जीवन की लालसा जग जाए। जो उसका जीवन खत्म हो चुका है, एक बार फिर जीने की कल्पना कर बैठे वो, अगर इस मुस्कान को क्या कर ले, देख ले। ठीक है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कवि कहता है गात का मतलब गाल ले सकते हो। ठीक है, धूली धूसर यानी धूल से सने हुए तुम्हारे ये जो गाल हैं। छोटा बच्चा मिट्टी के अंदर खेलता होगा, ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, गोलू मोलू, ओले ओले ओले, ठीक है, देखो करने का, हाँ ठीक ठीक मन करता है। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो भाई उस जब वो मिट्टी में खेलता होगा तब उसके गाल किल से भर गए होंगे, धूल वगैरह से भर गए होंगे। बच्चे ऐसा ही तो करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, जैसे बचपन में कभी कभी फेवरेट गेम होता है कि तू मारे धुड़े भर मैं थन भरूं, कणी कणी, क्या बचपन होता है। हा, बचपन का आनंद ही एक अलग होता है, मतलब। तो देखो, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। वास्तव में जल जात यानी जल में जन्मने वाले प्राणी, जल में जन्मने वाले प्राणी कोई भी हो सकते हैं। जल में जिनका जन्म होता है, जल में जन्मने वाले, कमल ले सकते हो, जल में जन्मने वाले कोई जीव हो सकते हैं, यानी जल में जन्मने वाले ऐसे जीव या ऐसा पौधा जो हमेशा जल में रहता है, जल से कभी बाहर नहीं आता। कवि ने जब अपने बेटे को देखा, उसकी मुस्कान को देखा, तब कवि को ऐसा लगा कि जल में रहने वाला कोई जीव या पौधा जल से बाहर आकर कहां पर खिलने लगा है, मेरी झोंपड़ी में। वो तालाब को छोड़ चुके हैं और कहां पर आकर खिल रहे हैं, झोंपड़ी में। कब कवि को ऐसा लगा, जब कवि ने अपने बच्चे के गाल या अपने शरीर को धूल भरा देखा होगा, धूल से भरा हुआ देखा होगा। कमल कीचड़ में खिलता है, कमल के जो पत्ते होते हैं कैसे कीचड़ में लोटपोट रहते हैं। जब उसने अपने बच्चे के गाल को देखा तो वैसे ही बच्चे के गाल लोटपोट थे। तो कवि को याद आया, जैसे जल में खिलने वाला पौधा कमल या जल में रहने वाले जीव कैसे धूल में भरे हुए रहते हैं, वैसा का वैसा मेरा बच्चा है जो धूल के अंदर क्या कर रहा है, खेल रहा है। कवि को लगा कि मुझे ऐसा लगता है जल में जन्मने वाला कोई पौधा जल में न खिलकर कहां पर आ गया है, मेरी झोंपड़ी के अंदर आ गया है। क्योंकि बच्चा बिल्कुल कोमल रहा होगा, कमल के समान, इसीलिए अपन मान सकते हैं कि जल जात का मतलब कमल रहा होगा। कि जैसे कमल बड़ा नाजुक होता है, अपनी सुगंध से इस पृथ्वी को सुशोभित करता है, वैसे ही कवि ने अपने बच्चे को देखा होगा कि बड़ा होकर ये मेरे नाम को क्या करेगा, रोशन करेगा। एक पिता कितने प्रेम से अपने पुत्र को जन्म देता है और वही पुत्र बड़ा होकर कहता है क्या किया आपने मेरे लिए। ठीक है, एक पिता अपने जीवन को समर्पित कर देता है अपने पुत्र के जीवन को संवारने के लिए, और वही पुत्र बड़ा होकर पिता के सामने बोलता है
ठीक है, एक पुत्र को कितने नाजों से पालता है पिता, ठीक है, कितने दुख से उसको बड़ा करता है, अपने लिए कोई चीज न लाकर अपने बेटों के लिए लेकर आता है, ठीक है, पिता कितने कोड से पालता है। मुझे एक पिता पुत्र का गीत याद आ रहा है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे तारा कहूं सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे तारा कहूं सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और वही राज दुलारा और वही राज दुलारा जब बड़ा हो जाता है तो पिता को कहता है आपने मेरे लिए क्या किया, क्या किया, ठीक है। कोशिश करना पिता ने आपके लिए जो खून पसीना एक किया है, कम से कम उनके साथ अच्छे शब्दों से बात कर पाओ, अपनी माँ के साथ प्रेम से बात कर पाओ। उनको आपके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी तिनका उन्हें नहीं चाहिए, आपके पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ प्रेम भरे शब्दों की उन्हें जरूरत है, ठीक है। देखो, तो कवि को भी ऐसा लगता है कि जल में जन्मने वाला पौधा उसकी झोंपड़ी के अंदर खिल रहा है। कभी कभी ये लाइन व्याख्या में भी दे सकते हैं, याद रखना, ठीक है। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, कवि कहता है पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि क्या कहता है, देखो, हे मेरे बच्चे, तुम इतने कोमल हो, तुम इतने नाजुक हो कि कठोर जो पारस पत्थर आता है, तुम्हारा स्पर्श पाकर वो पत्थर भी कोमल हो गया होगा। क्या हो गया होगा? कोमल। तुम इतने कोमल हो कि पत्थर भी अगर तुम्हें स्पर्श कर ले तो वो भी क्या बन जाए? कोमल हो जाए। वो भी क्या हो जाए? कोमल हो जाए। हे मेरे पुत्र, तुम इतने नाजुक हो। देखो, पहली बार लेखक की मां ने अपने पुत्र को गोदी में लाकर बताया कि ये देखो, ये है तुम्हारे पिता, और बच्चा हंस रहा है सुंदर किन की तरफ देखकर? अपने पिता की तरफ देखकर, ठीक है। पहली बार जब मुलाकात हुई थी उस समय का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा? देखो आगे, देखो आगे समझना, आगे क्या कहा है देखो समझना, ठीक है। कि छू गया तुमसे कि झरने लगे, झर लग पड़े सैफालिका के फूल। कवि कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार स्पर्श किया, अपनी गोदी के अंदर लिया, हे मेरे पुत्र, जब पहली बार मैंने तुम्हें गोदी के अंदर लिया, तब जो सैफालिका के फूल हैं, ठीक है, वो भी क्या करने लगे? झड़ गए। यानी कहने का मतलब लेखक इतना अधिक प्रसन्न हुआ, उसके हृदय को एक अलग सुकून मिला जब पहली बार उसने अपने पुत्र को क्या लिया? गोदी में लिया। क्या लिया? गोदी में। बांस था कि बबुल, मुझे नहीं पता। जैसे बांस और बबुल वो पौधे होते हैं जंगल के अंदर कि वो कहा जाता है कि मतलब निर्जन जंगल में भी खिल जाते हैं। अपने यहाँ पर ज्यादातर देखोगे तो बबुल ही लगता है। बबुल ने कहीं कया कर पे बावड़ियों कया कर, बाई रे कर्मों में बावड़िया लिखा था। बढ़िया पढ़ाई करो, बावड़िया नहीं लिखी वे थोड़े बढ़िया कुर्सी लिखी हुई बावड़िया की नहीं, और रे कर्मों में आई, और रे कर्मों मैंने आई, ठीक है। आने वाले समय में ये परिवर्तन होगा कि महिलाएं नौकरी करने के लिए जाएगी और पुरुष घर पर रोटी बेलेगा। आएगा समय, ये आएगा समय, देख लेना, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो कवि कहता है कि जहां पर निर्जन क्षेत्र में भी बबुल और बांस रूपी वृक्ष लग जाते हैं, वैसे ही ऐसा हुआ कि मेरे घर के अंदर एक निर्जन था, निर्जीव था मेरा घर तुम्हारे बिना। तुम्हारे आने से ऐसा लगा कि घर के अंदर खुशियां छा गई। सैफालिका के फूल हैं जो खुशियों का प्रतीक हैं। किनका प्रतीक हैं? खुशियों का प्रतीक हैं। और बांस और बबुल जो हैं वो किनका प्रतीक होते हैं? वो अकेलेपन का, एकांत का, दुख का प्रतीक होता है। कवि कहता है बांस और बबुल था मेरा जीवन। जैसे बांस और बबुल अपने यहां पर ज्यादा काम नहीं आते, बांस को प्रयोग लेते हैं मृत्यु के समय सीढ़ी बनाने के लिए, और बबुल का कहीं पर भी काम नहीं होता। देखो, रोहिड़ा वगैरह हो तो उनका पिलंग बन जाता है, कहीं पर काम लिया जा सकता है, लेकिन जो मतलब बबुल का वृक्ष होता है वो कहीं पर नहीं, सिर्फ जलाने के काम आता है। कहां पर काम आता है? सिर्फ जलाने के काम आता है। इसीलिए तो कवि ने कहा मेरा जीवन व्यर्थ था तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा जीवन खुशियों से भर गया। क्या भर गया? खुशियों से भर गया। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष रो मतलब वो है बिना पलक झपकाए, बिना
पलक झपकाए। कवि ने कहा जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया तुम मुझे पहचान नहीं पाए मेरे पुत्र, तुम बिना पलक झपकाए मुझे क्या करते रहे, देखते ही रहे कि ये किस अनजान व्यक्ति को मेरे पास सौंप दिया है। अपने यहाँ पर एक रीति रिवाज होता है, प्रथम पुत्र का जन्म होता है तो वो 6 महीने तक महिला अपने पीहर में रहती है, तो 6 महीने तक बच्चा अपने पिता के साथ नहीं खेल पाता। तो हो सकता है काफी समय के बाद, या फिर यह भी हो सकता है लेखक बाहर रहते थे तो पहली बार पिता पुत्र के मिलन का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी उनके पुत्र ने उनको क्या नहीं किया, पहचाना नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। देखते ही रहे अनिमेष, यानी बिना पलक झपकाए मेरे चेहरे की तरफ क्या करते रहे, देखते रहे। थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, कवि कहता है तू इतना कोमल है मेरा पुत्र, इतनी देर तू मुझे देख रहा है, कहीं तू थक गया होगा देखते देखते, तुम कहो तो मैं अपने मुख को फेर देता हूं ताकि तुम कहीं दूसरी जगह देख पाओ। देखो एक पिता के मन में कितनी चिंता रहती है। काफी बार आपके पिता आते हैं, आप जब सोते हुए रहते हो और आपके सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं, देखकर आपको पता ही नहीं चलता, और वो देख कर जाते हैं क्या बुखार उतरा कि नहीं उतरा मेरे पुत्र का, क्या मेरी पुत्री की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई। वो आपसे प्रेम की अथाह प्रेम आपको देखकर चले जाते हैं और आपको क्या नहीं चलता पता। लेखक भी कहता है कि हे मेरे पुत्र तुम इतनी देर से मुझे देख रहे हो, कहीं तुम थक गए होंगे, अब मैं अपना मुंह फेर लेता हूं ताकि तुम भी कहीं दूसरी तरफ देखकर क्या करो, इतनी परेशानी मत उठाओ कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो जब तक जिंदा है तब तक जितनी मौज करनी है उतनी कर ले, ठीक है। जब तक पिता जिंदा रहता है एक पुत्र को किसी तरीके की या पुत्री को किसी तरीके की चिंता नहीं होती, जितनी मौज करना है कर लो जब तक आपके पिता जिंदा हैं, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन कोई नहीं होगा, कोई आपका नहीं होगा। इसीलिए जितना मेहनत करना चाहते हो, जो करना चाहते हो जिंदगी में, जब तक आपका पिता जिंदा है तब तक कर लो। तो इसीलिए लेखक के नागा अर्जुन अपने पुत्र की क्या कर रहे हैं, चिंता। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित न पहली बार, हो सके परिचित न पहली बार। लेखक कहता है क्या हुआ जो पहली बार हम दोनों आपस में पहचान नहीं पाए। हे पुत्र तुम इतने दिमाग पर जोर मत डालो, क्या हो गया तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए, हमारा तो जीवन भर का साथ है जीवन भर का, इसलिए पहली बार नहीं पहचान पाए तो नहीं सही। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कि अगर तुम्हारी मां से मेरा विवाह नहीं हुआ होता, तुम्हारी मां के माध्यम से ही हम दोनों का क्या हुआ है, मिलन, क्योंकि तुम्हें जन्म देने वाली कौन है, तुम्हारी मां। तुम्हारी मां से मिलना हुआ तभी तुम इस धरती पर आए और तभी हम दोनों में क्या हो पाई, मुलाकात हो पाई, और तभी इतनी सुंदर तुम्हारी पहली मुस्कान मुझे देखने को मिली। मुझे क्या मिली, देखने को मिली। धन्य तुम, आहा क्या लाइन कही है, तुम महान हो मेरे पुत्र, मां भी तुम्हारी धन्य है, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मां भी क्या है, धन्य है, ठीक है। चिर प्रवासी में, चिर यानी होया करे लंबा, प्रवासी यानी होया करे बाहर रहने वाला, परवास जिसका वास घर में ना हो, परवास हो, बाहर हो, कि मैं लंबे समय बाहर रहने वाला हूं मैं, इतर यानी अन्य जगह पर, मैं अन्य। धन्य है तुम्हारी मां, धन्य हो तुम, मैं तो ज्यादातर अन्य जगहों पर बाहर रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अन्य हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा क्या नहीं कर सकता, रह नहीं पाया, रह नहीं पाया, रह नहीं सकता। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है नागा अर्जुन को किस भाषा से, किस उपनाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें यात्री कहा जाता है, इन्होंने अपना जीवन ज्यादा भ्रमण में बिताया, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब अतिथि किसको कहा है बताओ, अतिथि किसे कहा है, नागा अर्जुन ने अपने स्वयं को अतिथि कहा है। क्या कहा है, अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान। अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और तिथि का मतलब होता है तारीख, कहीं होया करे तारीख। तो जिसके आने की तारीख फिक्स ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जो बिना तिथि के टपक जाए वो अतिथि, जो बिना तिथि के क्या हो, टपक जाए वो क्या है, अतिथि। और कुछ कुछ अतिथि तो ऐसे होते हैं जिनको घर से भेजने के लिए कहना पड़ता है, अतिथि तुम कब जाओगे, हे अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है। पहले समय में गांव में कोई मेहमान आता 2-3 दिन रुकता,
टाबर भी ओळखता, ओहो ए मार दादा रे भाई रा बेटा रा मार पिताजी रे काका है। 3-4 पीढ़ी आगा होता जगह बे आता जट आराम रुकता करता। आज रे टाइम में टाइम ही कौन मिले। और सिटी में तो एडो खेल लोगों जातो ही पूछे कि हम रोटी जी मो चा पियो, ठीक है, गांव वाला तो करो ही दे दे हाँ जी मो। और क्यों ना मतलब उल्टो होवे, कहने का मतलब है आप कब जाओगे, ठीक है, या यूं पूछे हम 2-4 दिन रुको, हाँ क्या नहीं नहीं घंटे पर वास्ते आया हूं जाऊं पर अप्रत्यक्ष तौर भी पूछया करे, ठीक है। देखो तो कवि कहता है इस अतिथि से, अतिथि किसको कहा है, स्वयं को, हे मेरे प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा, हम तो अभी मिले हैं पहली पहली बार, इसीलिए तुम दोनों हम दोनों का क्या नहीं हुआ, आपस में ज्यादा संपर्क नहीं रहा, ज्यादा मिलन नहीं हुआ। उंगुलियां मां की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मधु यानी शहद होता है और पर्क यानी पिलाना होता है। तुम्हारी मां की अंगुलियां ही तुम चूसते रहे और वो अंगुलियां इतनी तुम्हें स्वादिष्ट लगती थी कि दूध जितना उसमें क्या आता था, स्वाद आता था। क्या आता था, स्वाद आता था, ठीक है। देखते तुम इधर कनकी मार, जब तुम अपनी मां की अंगुलियों को चूस रहे थे फिर भी अपनी कनकी, कनकी इसे कहते हैं कनफड़ी को, ठीक है, तब तुम उसे कनकी को घुमाकर क्या करते रहते थे, देखते रहते थे। किनको, मां को, मुझे, इन सभी को देखते रहते थे। क्या करते रहते थे, देखते रहते थे, ठीक है। और होती जब की आंखें चार, आंखें चार होने का मतलब आमने सामने देखना, जब भी तुम मेरे सामने देखते थे और होती थी जब भी आंखें चार, ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आ जाता था जिससे मैं अपनी नजरों को नहीं हटा पाता था, मुझे तुम्हारी मुस्कान बड़ी अच्छी लगती थी मेरे पुत्र, ठीक है। हाँ मेरे लाल, मेरे कोडिले, मेरे पीले, मेरे हरे हैं।